हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको टोटल 4 सिचुएशंस गिवन है और उन चारों सिचुएशन को क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहली सिचुएशन पढ़ता हूं मैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एरिया की बात हो रही है। एरिया की बात हो रही है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल समझते हैं आप, उसकी एरिया की बात हो रही है कि वो 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है ना। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसा ही तो होगा, है ना। ये एक रेक्टेंगल है, उसके पास एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लेट कर सकते हैं, लेट लेंथ भी, लेंथ आपको नहीं पता है तो आपने मान लिया कि L है। विड्थ नहीं पता है तो आप मान सकते हैं कि वो B है। देखिए, ये लेंथ है और वो क्या है, विड्थ है। ठीक है, तो एरिया आपको पता है ना। एरिया क्वेश्चन में गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, और लेंथ नहीं पता तो उसको L मान लिया, ब्रेथ नहीं पता तो उसको B मान लिया, है ना। लेंथ और विड्थ के बारे में जो इंफॉर्मेशन, जो सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन है वो है कि लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जैसा लिखा है वैसा ही हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि लेंथ जो है वो क्या है, वन मोर है, इस ब्रेथ से वन मोर है, वन मोर देन ट्वाइस, इसका ट्वाइस, है ना, ट्वाइस इस ब्रेथ। तो लेंथ आप लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ, जो ब्रेथ के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 + 2b के बराबर हो जाएगा। तो ये आपकी लेंथ है, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ है। ठीक, क्लियर। एरिया आपको पता है, तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता क्या है ना। अगर फॉर्मूला लिखें तो दैट इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस चीज में, है ना। और ये लेंथ इनटू ब्रेथ क्या गिवन है, ये हमें गिवन है 528 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, 1 + 2b के बराबर है, और ब्रेथ तो b है, दैट इज इक्वल टू 528। और b को अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट के अंदर, तो 1 इंटू बी दैट इज b, प्लस 2b इंटू बी इज 2b का स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा तो -2 528 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आता है, तो 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528 दैट इज इक्वल टू 0। 2b स्क्वायर प्लस b, ठीक है, माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। फर्स्ट केस में आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, क्या फाइंड आउट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, है ना। अब इसे सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करना हम एक्सरसाइज 4.2 में समझेंगे, है ना। और इसको आप सॉल्व करना पहले से भी जानते हैं, जैसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया करते थे, उसी तरीके से आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्व करना भी सीखेंगे, लेकिन इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो l की वैल्यू भी आपके पास मिल जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में। अच्छा, आते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट बी पे, है ना, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। सेकेंड पार्ट में बात कर रहे हैं दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, है ना। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होंगे जरा देखें, 1 2 3 4, यही तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की, तो एक x होगा तो दूसरा x + 1 होगा या नहीं। देखिए, ये इनके बीच में जो डिफरेंस है ये 1 का ही तो डिफरेंस है,
1 में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे 2 मिलेगा, 2 में मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे 3 मिलेगा, 3 में मैं 1 ऐड कर दूं तो मुझे 4 मिलेगा। इसका मतलब कि अगर पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, दैट इज 306। ये 306 के बराबर है। तो अब तो सिंपल है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं आपके पास, उसका प्रोडक्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है, तो कंडीशन के हिसाब से लिखिए कि x इंटू एक्स प्लस 1, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट, ये किसके बराबर है, 306 के बराबर। तो x का मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो x स्क्वायर, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, और ये 306 को इधर लाएंगे तो नेगेटिव 306, दैट इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म हुआ ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? आपको क्या गिवन था, प्रोडक्ट गिवन था, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट गिवन था। हमने मान लिया कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या है वो, x और x प्लस 1 है ना, तो x इंटू एक्स प्लस 1 वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट के बराबर, दैट इज 306। तो उसके बेसिस पे हमने क्या फॉर्म कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। क्लियर है? अच्छा, आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, मतलब ये क्वेश्चन है, टोटली एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल थी ये 4.1। देखिए बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या करना है, आपको गिवन है थर्ड पार्ट, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना, रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, है ना। इन दोनों लोगों की एज का अगर हम प्रोडक्ट लें, है ना, प्रोडक्ट, तो आज से 3 साल बाद, है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 360 के बराबर। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, अगर रोहन्स की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको क्या फॉर्म करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए क्या है कि रोहन की जो मदर की एज है वो 26 ईयर ओल्डर है, वो किससे, रोहन से, है ना। तो रोहन की एज, रोहन प्रेजेंट एज है ये, है ना, प्रेजेंट एज, है ना, रोहन की प्रेजेंट एज अगर मैंने मान ली कि x है, ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज अगर x है तो रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगी, रोहन्स मदर एज विल बी x प्लस 26, ये भी ईयर्स में है और ये भी ईयर्स में ही आएगा। क्लियर है ना, यही तो क्वेश्चन में गिवन है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना। अगर रोहन की आज की एज x ईयर्स है तो उसकी मदर उससे 26 ईयर बड़ी है, तो वो x प्लस 26 ईयर्स की हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फर्दर ये कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, है ना, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इन दोनों लोगों की एज जरा बताएं मुझे क्या होगी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ जो रोहन की एज होगी, रोहन की एज वो x प्लस 3 हो जाएगी या नहीं, x प्लस 3 ईयर्स। और उसी तरह से मदर की एज, आज मदर की एज x प्लस 26 है तो उसमें 3 ऐड कर देंगे, दैट इज x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी या नहीं, जरा कंफर्म करें, कंफर्म करिए इस चीज को, है ना। देखिए आज की प्रेजेंट एज रोहन की x है तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी। आज रोहन के मदर की एज x प्लस 26 है तो 3 साल बाद x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हमें इस दोनों के एज का प्रोडक्ट गिवन है,
ठीक है, इन दोनों एजेस का क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ एज दैट इज किसके बराबर है, ये प्रोडक्ट ऑफ एज वो है 360 के बराबर। ठीक है, 360 के बराबर है, तो सिंपल है ना। अब देखिए 3 years फ्रॉम नाउ वाली एज का प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 और x प्लस 29 दैट इज इक्वल टू 360। इज दैट क्लियर और नॉट? ये चीज समझ में आ गई? देख के बताइए जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं। देखिए जो 3 years फ्रॉम नाउ वाली एज का प्रोडक्ट हमें गिवन है 360, तो रोहन की 3 साल बाद की एज x प्लस 3 है, रोहन के मदर के 3 साल बाद की एज x प्लस 29 है, दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। मल्टीप्लाई कर लीजिए, x का मल्टीप्लीकेशन x से यू विल गेट x स्क्वायर, x का मल्टीप्लीकेशन 29 से यू विल गेट 29x प्लस 3 का मल्टीप्लीकेशन x से यू विल गेट 3x और 3 का मल्टीप्लीकेशन 29 से, तो 29 इंटू 3 अगर करेंगे तो 3 9 जा 27, 7 लिखा 2 कैरी कर दिया, 3 2 जा 6, 6 और 2 कितना होता है 8, 87 हो जाएगा। ठीक है 87, और इसको अगर मैं इधर ले आता हूं तो नेगेटिव 360 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, ये दोनों x वाले टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, 29 प्लस 3 इज 32 है ना, 32x और 360 में से अगर आप माइनस करें 87 को, है ना 87 को, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ क्या बचा हुआ है 5, तो 1 कैरी ले लेंगे तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो यू विल गेट 7। ठीक है, और यहाँ क्या बचा है 273 माइनस में आएगा 273 क्योंकि बड़ी वैल्यू नेगेटिव है दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको फॉर्म करनी थी। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। आते हैं फोर्थ और लास्ट पार्ट पे, फोर्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, a train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed if the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train, है ना। स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करनी है और कंडीशन क्या गिवन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स। जो डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस वो क्या है, वो 480 किलोमीटर्स है ना। 480 किलोमीटर जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, और स्पीड हमें गिवन है क्या, नहीं स्पीड क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड से बोल रहे हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसको लेट कर लीजिए कि वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर है। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर जो ये स्पीड ऑफ द ट्रेन है 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो अगर, है ना, x माइनस 8 किलोमीटर पर, क्योंकि 8 किलोमीटर कम स्पीड से चल रही है ना। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, है ना, तो जो स्पीड थी उसमें से मैंने 8 माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना टाइम लगता है, देन इट हैड टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जो टाइम लगता वो 3 hours मोर होता, है ना, 3 hours मोर होता।
तो अगर इस केस में जब x स्पीड से चल रही है ट्रेन, है ना, x स्पीड से ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर उसे जाना है तो कितना टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम फाइंड आउट करना है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो इस केस में, जो इस केस में है, इस केस में कितना टाइम लगेगा जरा बताएं मुझे। इस केस में कितना टाइम लगेगा? पहले केस में जब यूनिफॉर्म स्पीड x से चल रही है तो इस केस में जो टाइम लगेगा, टाइम विल बी 480 बाय डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब x, इतने आवर्स लगेंगे। और इस स्पीड से जब चल रही है तो डिस्टेंस तो सेम कवर कर रही है ना, तो टाइम कितना लगेगा? 480 बाय x माइनस 8 आवर्स। और इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है ना, इन दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है, वो क्या है? 3 किलोमीटर्स है। 3 किलोमीटर्स डिफरेंस गिवन है। ज्यादा टाइम लग रहा है ना, 3 किलोमीटर ज्यादा, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है ना, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है? ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है? तो आप कहेंगे सर जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो वैल्यू बड़ी है, मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, है ना, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो आप क्या करेंगे? 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाई x, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं क्लियर है? देखिए हमें क्या गिवन था? डिस्टेंस गिवन था, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड बताई हुई थी, तो हमने टाइम फाइंड आउट किया तो 480 बाई एक्स आ गया। फर्दर क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो तो हमने स्पीड फाइंड आउट कर ली x माइनस 8, क्योंकि हमने x यूनिफॉर्म स्पीड मानी थी, तो अब जो स्पीड हो गई वो x माइनस 8 हो गई। हमने फिर टाइम फाइंड आउट किया तो 480 डिस्टेंस चलना है तो वो 480 बाई x माइनस 8 हो गया फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि अब टाइम ज्यादा लग रहा है ना, 3 घंटे ज्यादा लग रहा है ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, सब्सट्रैक्ट कर दिया तो वो 3 के बराबर हो गया। टाइम का ही डिफरेंस है ना, ये जो टाइम लग रहा है और ये जो टाइम लग रहा है वो 3 घंटे के बराबर है। क्लियर है? अब इसे आप क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूं, एलसीएम, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा जरा बताएंगे? दोनों डिनोमिनेटर्स का, x माइनस 8 और x का एलसीएम, तो आ जाएगा, एलसीएम आएगा x माइनस 8। ठीक है, यहाँ x माइनस 8 है तो 480x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x है तो x माइनस 8 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें? 480 में, दैट विल बी इक्वल टू 3 के बराबर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में? अच्छा, यहाँ पे जरा 480 अंदर में मल्टीप्लाई करिए, 480 मल्टीप्लाई करिए तो ये 480x तो यहाँ पे है, 480 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 480x हो जाएगा, और यहाँ पे ये 8 में मल्टीप्लाई होगा, 8 में, तो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 4 लिखा, 6 कैरी कर दिया, 8 4 जा 32, है ना, 32 प्लस 6 38 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस साइन और ये माइनस साइन, प्लस में क्या हो जाएगा? 3840। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई x को अंदर में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो एक चीज बताइए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3840। इस 3840 को इधर लाएंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 8 24x
माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 3840 इज इक्वल टू 0 है ना। आप चाहें तो ये जो 3 यहाँ था, इसको 3 को यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पे 3 वाला टर्म हट जाता, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, देखिए 4 और 3 12 और सॉरी 4 और 8 12 हो गया, और 12 और 3 कितना होता है 15। ये 3 से डिविजिबल है, इसको डिवाइड ही कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा आपके लिए सिंपल रहेगा, डिवाइड कर लीजिए इसे। तो इस 3 से अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, इस 3 से, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x डिवाइड करेंगे आप 3840 को 3 से, तो 3 1 जा 3, 8 आया गया, 3 2 जा 6, 2 24 3 8 जा 1 1280 आया, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। जो आपने पहले लिखा था वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया उसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, ये क्या है हमारा डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 4.1 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इन सारे जो इक्वेशंस हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।